एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोतारो और रित्सु का स्टेयर्स के पास आमना सामना हो जाता है, लेकिन इस पॉइंट पर दोनों को ही नहीं पता था कि वो दोनों माकोतो के दोस्त हैं, इसीलिए दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती और कोतारो सिर्फ रित्सु को स्टेयर्स पर केयरफुली चलने को बोलकर वहां से चला जाता है। उसी टाइम कोतारो और रित्सु को माकोतो जेम ज्वेलरी शॉप में जॉब मिलने के बारे में बताती हैं। दोनों यहाँ पर उसकी लाइफ में न्यू स्टार्ट को लेकर बहुत ही खुश थे, लेकिन एज अ ज्वेलरी मेकर जॉब में माकोतो का पहला दिन बहुत ही मुश्किल चल रहा था। हैमर से रिंग को शेप देने के टाइम में कभी हैमर से डेस्क पर जाकर लगता है या फिर माकोतो उस हैमर से खुद को ही जख्मी कर लेती है। शॉप ओनर एंड्री और उसका असिस्टेंट रियो माकोतो को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सिखाते हैं, लेकिन उसको हर एक चीज़ करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। तो वहीं एंड्री को अगर कोई कस्टमर स्पेशल डिज़ाइन दिखाता तो वो तुरंत ही रिंग रेडी करके उन्हें दे देती है। उसी दिन उनके शॉप पर हयातो नाम का एक कस्टमर आता है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की रिंग खो दी थी। अब वो चाहता है कि उसी रिंग की तरह सेम रिंग एंड्री उसे रेडी करके दे, नहीं तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज़ हो जाएगी और उसे ब्रेकअप कर लेगी, क्योंकि उस रिंग के साथ उनकी प्यार की बहुत सी मेमोरीज जुड़ी हुई थी। पर एंड्री वैसे ही सेम रिंग उसे बनाकर नहीं दे पाएगी, उसमें थोड़ी सी चेंजेस होंगे ही, जिससे कि उसकी गर्लफ्रेंड माकी को सच खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये रिंग वो रियल वाली प्रपोज रिंग नहीं है। ये सुनकर हयातो काफ़ी टेंशन में आ जाता है। तब माकोतो उसे न्यू रिंग माकी के लिए लेने को बोलती है। उसके मुताबिक न्यू रिंग के साथ वो लोग अपनी रिलेशनशिप में नई मेमोरीज बना सकते हैं, लेकिन ये आइडिया हयातो और एंड्री को पसंद नहीं आता और वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एंड्री माकोतो को समझाती है कि किसी रिंग की वैल्यू उसके प्राइस से भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। फिर रात को एंड्री और रियो के घर जाने के बाद भी माकोतो शॉप में ही रिंग शेपिंग की प्रैक्टिस करती रहती है, जिससे उसके हाथ तक काले पड़ चुके थे। तभी उसे मिलने के लिए शॉप पर रित्सु आता है। वो माकोतो की न्यू जॉब से काफ़ी खुश था। वो उसके बनाए गए ज्वेलरी का फर्स्ट कस्टमर बनना चाहता था, जो सुनकर माकोतो को बहुत ही खुशी मिलती है कि कम से कम कोई तो उसके इस काम से उम्मीद रखता है। और अब माकोतो ने अपने पास्ट को याद करना छोड़ दिया था। उसे जब पास्ट की बात याद आनी होगी तो आ जाएगी। माकोतो की ये न्यू पर्सनालिटी रित्सु को बहुत ही पसंद आती है, जो कि अब सिर्फ अपनी खुशी के हिसाब से जॉब कर रही थी और उसमें काफ़ी मेहनत भी कर रही थी। यहाँ पर माकोतो बिना सोई है अगली सुबह तक रिंग को परफेक्ट शेप देने की प्रैक्टिस करती रहती है, जिससे कि डिफेक्टिव रिंग्स काफ़ी सारे जमा हो गए थे, पर माकोतो अब भी एक परफेक्ट रिंग ठीक से नहीं बना पाती। तब एंड्री उसे घर जाकर सोने के लिए बोलती है। वैसे भी वो पूरी रात से यहीं पर काम कर रही थी और वो उसका सिल्वर भी वेस्ट कर रही थी। ये सुनकर माकोतो जॉब से आज की छुट्टी लेकर कोतारो की फ्लावर शॉप में आती है और कोतारो को जॉब में उसके खराब काम करने के बारे में बताती है। तब कोतारो उसे उसके ज्वेलरी ओनर का काम अच्छे से ऑब्जर्व करने की एडवाइस देता है। साथ ही वो यहाँ पर माकोतो के ड्राई हाथों को नोटिस करके उसमें हैंड क्रीम लगा देता है और माकोतो को भूख लग रही थी, इसलिए वो उसे कुछ फ्रूट्स भी खिलाता है। भले ही वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड हो, फिर भी वो उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखता है। यहाँ पर माकोतो उसे हयातो के रिंग खोने के बारे में बताती है और हयातो के मामले में उससे एडवाइस मांगती है। कोतारो के मुताबिक अगर उस रिंग के खोने से एक पार्टनर मूव हो भी जाए तो दूसरे पार्टनर के दिल में उस रिंग को खोने का दुख हमेशा रहेगा, इसलिए बेटर यही है कि हयातो रिंग खोने के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को बता दे और एक न्यू रिंग के साथ दोनों अपनी लाइफ में न्यू मेमोरीज बनाएं। कोतारो की ये बात सुनकर माकोतो को फील होता है कि उसे भी अपना रिंगमैन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसके आने का वेट करना चाहिए। इसीलिए वो तुरंत ही उन्हीं स्टेयर्स के पास जाने का डिसाइड करती है ताकि एक्सीडेंट वाली रात की बात उसे कुछ याद आ जाए। कोतारो यहाँ पर माकोतो को अकेले जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो भी उसके साथ चला जाता है। रास्ते में एक एम्बुलेंस को देखकर कोतारो को उसी रात की बात याद आती है जब माकोतो को एक्सीडेंट हुआ था और एम्बुलेंस उसी तरफ जा रही थी। उस रात को कोतारो उसी एक्सीडेंट वाली लोकेशन के पास था, तो क्या माकोतो के एक्सीडेंट में उसी का ही हाथ है? क्या वो उस दिन उसका पीछा कर रहा था? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ रित्सु को भी उसी एम्बुलेंस की सायरन सुनाई देती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट वाली रात को रित्सु भी उसी मार्केट में था और माकोतो के पीछे फॉर्मल पैंट वेयर करने वाला जो पर्सन भाग रहा था वो रित्सु ही था। उस दिन वो उस बनिया आउटफिट पहने पर्सन को सस्पिशियस नज़र से देख रहा था। शायद रित्सु को पता था कि बनिया आउटफिट पहनने वाला पर्सन माकोतो है, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा था। इधर स्टेयर्स के पास कोतारो और माकोतो बात कर रहे थे, जहाँ पर कोतारो उसे बोलता है कि माकोतो की स्टेयर्स से गिरने वाली बात यहाँ पर हर कोई जानता है। वो इस रूट से जॉगिंग करने आता है तो उसने माकोतो को लेकर लोगों की बातें सुनी है।
ये सुनकर माकोतो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस होने लग जाती हैं। इस दौरान बात करते करते माकोतो पास की एक बात कोतारो से बोलती हैं, जो सुनकर उसे ऐसा फील होता है कि माकोतो की मेमोरी वापस आ चुकी है। पर माकोतो ने तो वो बात ऐसे ही लिटरली बोल दी थी। तभी उनके सामने रित्सु आता है। उसने इन दोनों को इस तरफ आते हुए देखा था, इसलिए वो माकोतो से बात करने के लिए आ गया था। 2 दिन पहले ही कोतारो और रित्सु इस स्टेयर्स के पास मिले थे। आज जाकर अब उन्हें पता चलता है कि कोतारो माकोतो का एक्स बॉयफ्रेंड है और रित्सु माकोतो का फ्रेंड है। उसी टाइम माकोतो को काई का मैसेज आता है, जो कि उसे उसकी एनिमे आर्ट वाली कॉफ़ी की फ़ोटो भेजती है। ये देखकर माकोतो उन्हें इसी कैफ़े में लंच के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर काई काम करती थी। वहाँ पर काई उन्हें वही एनिमे आर्ट वाली कॉफ़ी देती है, जो देखकर रित्सु और माकोतो को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पर कोतारो किसी अनसेंसिटिव पर्सन की तरह उस आर्ट को कॉफ़ी के साथ मिलाकर पी जाता है। यहाँ पर रित्सु कोतारो और माकोतो की अच्छी फ्रेंडशिप देखकर जेलस हो रहा था, इसीलिए वो कोतारो को जेलस करने के लिए माकोतो के पास मौजूद रिंग को उसके फिंगर में परफेक्टली फिट होने के बारे में बताता है। पर कोतारो ये बात सुनकर ज़रा भी जेलस नहीं होता, क्योंकि वो रिंग तो उसे भी फिट हो रही थी। तब माकोतो बात चेंज करते हुए बोलती है कि इस रिंग मैन को ढूंढना उसके लिए सिंड्रेला ढूंढने जैसा हो गया है। ऊपर से इस रिंग का साइज़ 14 है, जो कि बहुत सारे लड़कों का कॉमन साइज़ होता है। ये सुनकर कोतारो उसे अनजान लोगों से दूर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले माकोतो ने उसे किसी स्टॉकर के बारे में बताया था, जो बहुत दिनों से हर जगह पर उसका पीछा कर रहा था। पर कोतारो को नहीं लगता कि वही स्टॉकर माकोतो का रिंगमैन हो सकता है। तभी काई उनके लिए डिनर लेकर आते हैं। डिनर करने से पहले माकोतो वॉशरूम जाती हैं, जिस दौरान माकोतो को लेकर कोतारो और रित्सु में एक अलग ही कंपटीशन चल रहा था। दोनों एक दूसरे को खाने में कम्पीट करने लग जाते हैं। ये देखकर माकोतो को बहुत ही मज़ा आता है। फिर जब ये लोग कैफे से बाहर निकलते हैं, तब रित्सु अपने एक मन की बात माकोतो से पूछता है कि अगर वो रिंगमैन माकोतो के सामने आ जाए तो क्या वो उसे अब भी प्यार करेगी। उसे पास की कोई भी मेमोरी याद ना हो, तब भी क्या वो उस रिंगमैन के प्यार को पाएगी। यहाँ पर माकोतो इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। तब भी काया अपनी शिफ्ट खत्म करके माकोतो के पास आती है, जिसके बाद ये दोनों घर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कोतारो और रित्सु के बीच में सिचुएशन ऑकवर्ड हो रही थी, इसलिए वो लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं यूकी ने किसी इन्वेस्टिगेटर को माकोतो पर नजर रखने के लिए कहा था, और आज यूकी को उसी इन्वेस्टिगेटर से माकोतो की उस ज्वेलरी शॉप में काम करने के बारे में पता चलता है। इन्हीं हरकतों को देखते हुए अब यूकी पर ही स्टॉकर होने का शक हो रहा था। ऊपर से हम उसके ऑफिस में एक फ़ोटो देखते हैं, जहाँ पर यूकी ने वही बनी आउटफिट पहना हुआ था, और ये फ़ोटो उसी मार्केट में ली गई थी जहाँ पर माकोतो किसी बनी आउटफिट पहने पर्सन से डरकर भाग रही थी, और उसके कुछ देर बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो क्या माकोतो का एक्सीडेंट होने के पीछे यूकी का हाथ है? क्या वही स्टॉकर है? तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगले दिन फिर माकोतो कोतारो की एडवाइस फॉलो करते हुए एंड्रे के काम पर नजर रखने लग जाती हैं। माकोतो को ऐसे स्टॉक करता हुआ देखकर एंड्रे एक पल के लिए डर गई थी, लेकिन कुछ ही देर में एंड्रे को एम्बर की आवाज़ से पता चल जाता है कि अब माकोतो सही तरीके से रिंग को शेप दे रही है। फिर भी सही रिंग बनाने के लिए उसको और भी मेहनत करनी होगी। तो एंड्रे उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसे अपनी स्ट्रगल टाइम की बात कहती है कि उसे एक परफेक्ट साइज की रिंग सीखकर बनाने में 6 साल लग गए थे। ये सुनकर माकोतो को खुद पर काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि इस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तभी माकोतो से मिलने के लिए वहाँ पर यूकी आता है। उसे वहाँ देखकर वो शॉक थी, क्योंकि उसने तो अपनी न्यू जॉब के बारे में उसे नहीं बताया था। तब यूकी बात को बदल कर माकोतो से रिंग दिखाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो माकोतो को रिंग पहनाना चाहता था। पर माकोतो के मुताबिक वो किसी कस्टमर का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, यह उनके रूल के खिलाफ है और इसे उसकी जॉब भी जा सकती है। तब यूकी यहाँ पर रियू से बोलता है कि अगर माकोतो उसकी अच्छी फ्रेंड बनकर रहेगी तो वो हर एक एक्सक्लूसिव आइटम उनकी ज्वेलरी शॉप से बाय करेगा। अब ये तो शॉप के लिए फ़ायदे की बात थी, इसीलिए रियू माकोतो से यूकी के साथ अच्छा बिहेव करने को और उसकी फ्रेंड बनने की रिक्वेस्ट करता है। रियू के रिक्वेस्ट करने पर माकोतो भी इस चीज़ के लिए मान जाती है। तब यूकी टेबल पर रखा हुआ माकोतो का रिंग नोटिस करता है और उसे पहन लेता है, जो कि उससे भी परफेक्टली फिट हो रहा था। ये देखकर माकोतो कंफ्यूज हो जाती है कि एक ही रिंग यूकी, कोतारो और रित्सु को कैसे परफेक्टली फिट हो रही है। इसीलिए वो उस रिंग को रियू को पहनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रिंग उसकी फिंगर के लिए बहुत ही छोटी थी। मतलब कि ये रिंग हर किसी के साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं है। अब वो रिंग तो माकोतो की थी, इसीलिए यूकी कोई दूसरी ज्वेलरी लेकर चला जाता है। अगले दिन माकोतो अब डॉक्टर तारो के पास जाकर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता रही थी। तब डॉक्टर माकोतो को कोई चीज़ भूल जाने पर दुखी होने से मना करते हैं। उसकी मेमोरी लॉस में उसकी तो कोई भी गलती नहीं है, और इस टाइम उसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है
उसमें उसे अच्छी चीज़ को लेकर खुश रहना चाहिए। डॉक्टर की इस एडवाइस से माकोतो को सुकून मिलता है। फिर जब वो रिसेप्शनिस्ट की रिंग नोटिस करती है तो वो उसे काफ़ी पसंद आती है, लेकिन उस रिंग को देखकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं। वहीं डॉक्टर के हाथ में भी हम सेम रिंग नोटिस करते हैं, जैसे कि तारो और रिसेप्शनिस्ट का इन रिंग के साथ कोई पास मेमोरी जुड़ी हुई हो। माकोतो अब जब क्लिनिक से घर जा रही थी तब उसके पास के एक पार्क में कायोतो रिंग ढूंढता हुआ दिखता है। उसके पास जाकर बात करने पर माकोतो को पता चलता है कि रिंग खोने के दिन हायोतो इसी पार्क से गुजर रहा था, इसीलिए वो यहीं पर उस रिंग को ढूंढ रहा है और अब तक उसने अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग खो जाने के बारे में कुछ भी नहीं बताया। माकोतो भी अब हायातो की रिंग ढूंढने में उसकी काफ़ी मदद करती है, पर पूरा पार्क ढूंढने के बाद भी उन्हें वो रिंग कहीं पर भी नहीं मिलती, जिससे हायातो काफ़ी दुखी था। तब माकोतो उसे समझाती है कि उसे रिंग खोने के बारे में माकी को सब कुछ बताकर एक न्यू रिंग के साथ उसे फिर से प्रपोज करना चाहिए। प्रपोज रिंग खोना गलत बात है और उस रिंग के साथ उनकी मेमोरी जुड़ी हुई है, लेकिन वो रिंग खोना भी तो उनकी रिलेशनशिप की एक मेमोरी हुई ना, और न्यू रिंग के साथ उन्हें अपनी रिलेशन की न्यू मेमोरी बनानी चाहिए। कहीं ना कहीं हायातो को माकोतो की ये बात सही लगती है और वो उसकी एडवाइस फॉलो करने के बारे में सोच लेता है। अगले दिन फिर जब माकोतो शॉप पर काम कर रही थी तभी हायातो अपनी गर्लफ्रेंड माकी के साथ न्यू रिंग खरीदने के लिए आता है। उसने माकोतो की बात मानकर उसे रिंग खोने के बारे में सब कुछ बता दिया था। माकी को इस सबसे गुस्सा तो आया था, लेकिन माकोतो की न्यू रिंग के साथ लाइफ की न्यू मेमोरीज बनाने की बात उसे काफ़ी पसंद आई, इसीलिए आज वो माकोतो का बनाया हुआ रिंग खरीदने के लिए आई थी। उन्हें पता है कि वो अभी ज्वेलरी बनाना सीख रही है, लेकिन वो लोग उसके बनाए गए परफेक्ट रिंग का वेट कर सकते हैं। किसी कस्टमर से इतना एप्रिसिएशन पाकर माकोतो को बहुत ही खुशी होती है और एंट्री भी उसे लेकर काफ़ी प्राउड फील कर रही थी। इवनिंग में माकोतो अब उसे फर्स्ट कस्टमर मिलने की बात कोतारो को बताती है, जो सुनकर उसे उसके लिए काफ़ी खुशी होती है। फिर जब माकोतो ज्वेलरी डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर रही थी तभी शॉप पर उसे मिलने के लिए रित्सु आता है। उसी टाइम माकोतो का पहला परफेक्ट रिंग अच्छे से शॉप में आ जाता है, जो वो खुशी से रित्सु को दिखाती है। साथ ही वो आज रित्सु के उस सवाल का जवाब भी दे देती है कि अगर उसका वो रिंग मैन उसके सामने आया और उसे लेकर माकोतो को कोई पास की मेमोरी याद नहीं आई, फिर भी वो उससे प्यार करेगी, क्योंकि उस रिंग को देखकर उसे यकीन है कि पास में वो उस रिंग मैन से बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी। इसीलिए माकोतो ने ये रिंग उस पर्सन के लिए खरीदी थी। जहाँ उसकी ये बात सुनकर रित्सु को थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था, जैसे कि वो रिंग मैन उससे माकोतो को छीन लेगा। रित्सु फिर वहाँ से जाने वाला था, लेकिन माकोतो उसे रोककर उसके साथ अपना खाना शेयर करती है, जो देखकर उसे पास की बात याद आती है जब ऑफिस में माकोतो उसके साथ खाना शेयर किया करती थी। माकोतो अपना बनाया हुआ पहला रिंग उसे पहनाती है, जो चीज़ बाहर खड़ा हुआ कोतारो देख लेता है और उसे उन दोनों को साथ में देखकर काफ़ी जेलसी हो रही थी। कोतारो तो यहाँ पर माकोतो की फेवरेट खाने के साथ एक हैंड क्रीम उसे देने के लिए आया था, पर उन दोनों को साथ में देखकर कोतारो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मतलब कि ब्रेकअप होने के बाद भी वो माकोतो से प्यार करता है। अब कोतारो को वहाँ से जाता हुआ रित्सु भी देख लेता है, लेकिन वो उसके बारे में माकोतो को नहीं बताता। अगले दिन माकोतो अब घर में भी ज्वेलरी डिज़ाइन की पूरा सेटअप रेडी करती है ताकि वीकेंड्स में वो ज्वेलरी बनाने की प्रैक्टिस कर सके। जिसके बाद वो अपनी मॉम यूरी को कॉल करती है, लेकिन इस बार भी फ़ोन कोई लड़का रिसीव करता है। वो पर्सन माकोतो को जानता था। उस पर्सन के मुताबिक वो उसका फादर नाका है और उसकी मॉम फ़ोन घर पर भूलकर बाहर गई है। उसके डैड अब यहाँ पर 29 अप्रैल से 5 मई तक उनकी फैमिली के गोल्डन वीक के बारे में बोलते हैं और इस एक वीक के दौरान वो उसे घर पे विजिट करने को बोलते हैं और उसके छोटे भाई ताकी से भी मिलने को कहते हैं। उनकी काफ़ी सारी बातें यहाँ पर माकोतो को कंफ्यूजिंग लग रही थी, क्योंकि इस पॉइंट पर उसे अपनी फैमिली ज़रा भी याद नहीं थी। अगले दिन फिर माकोतो से मिलने के लिए शॉप पर यूकी आता है, जो कि शॉप पर रिंग खरीदने के बहाने माकोतो से बात करने आया था। वो माकोतो को उसके साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, क्योंकि वो माकोतो को और अच्छे से जानना चाहता था, पर उसके साथ डेट पर ना जाने के लिए माकोतो काम का बहाना बनाने लग जाती है। तब एंड्री यूकी के सामने ही 5 मई को उसे छुट्टी दे देती है, इसीलिए माकोतो को अब यूकी की डेट इनविटेशन एक्सेप्ट करनी पड़ जाती है। जिसके बाद यूकी शॉप से एक और रिंग खरीद कर चला जाता है और माकोतो के साथ डेट फिक्स होने पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि उस दिन माकोतो का बर्थडे है और ये चीज़ उसे अच्छे से याद है। यहाँ तक कि सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि रित्सु को भी उसका बर्थडे याद है और वो इंटरनेट पर उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था। वहीं माकोतो जब कोतारो के फ्लावर शॉप में जाती है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ से कोतारो का मूड खराब होने के बारे में माकोतो को पता चलता है
उसी दिन माकोतो और रित्सु को साथ में देखने के बाद से ही कोतारो का मूड खराब था, पर वो इस बारे में माकोतो को कुछ भी नहीं बोलता और ना ही आज वो उसे हैंड क्रीम देता है। ऊपर से आज वो थोड़ा सा रूड होकर माकोतो से बात कर रहा था, पर वो इस चीज़ को इग्नोर करके उसे बहाने से आने वाले बर्थडे की बात याद दिलाने की कोशिश करती है। पर कोतारो को उसका हिंट समझ नहीं आता। तभी माकोतो को रित्सु का मैसेज आता है जो कि उसे 5 मई को उसे मिलने के लिए बुलाता है, पर उस दिन माकोतो यूकी से मिलने वाली थी, इसीलिए वो उसे मिलने से मना कर देती है। माकोतो फिर यूकी के साथ डेट पर जाने वाली बात कोतारो को बताती है। ये सुनकर वो जेलस हो रहा था, पर वो माकोतो के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि माकोतो के किसी भी लड़के के साथ डेट पर जाने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए माकोतो वहाँ से चली जाती है। अब उसकी बर्थडे की बात कोतारो को याद नहीं थी। इस चीज़ से माकोतो को बुरा तो लगता है, पर कोतारो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, माकोतो का बॉयफ्रेंड उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ये सोचकर वो खुद को तसल्ली देती है। वो तो सिर्फ यही होप कर रही थी कि रिंगमैन उसके बर्थडे के दिन उससे मिलने के लिए आ जाए। अगले दिन अब माकोतो काई से मिलने के लिए कैफे जाती है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली से बात करने के बारे में बताती है। अब तक उसकी बात अपनी मॉम यूरी से तो नहीं हुई थी, पर इस दिन उसके फादर से बात करके उसे ऐसा लगा कि वो उसके स्टेप फादर है और वो छोटा लड़का ताकि उसका स्टेप ब्रदर है, क्योंकि उनका लास्ट नेम अलग है। यहाँ तो अब माकोतो को खुद से ही डर लग रहा था, क्योंकि अब तक उसे खुद के बारे में कुछ भी याद नहीं आया था। तब काई कोतारो और रित्सु के साथ उसे चिढ़ाकर उसका मूड ठीक करने लग जाती है, जिसके बाद माकोतो काई का बना हुआ एनीमे आर्ट वाली कॉफ़ी की फ़ोटो इंस्टाग्राम पर डालती है, जो कि यूकी और रित्सु देखकर लाइक करते हैं। यूकी को यही पोस्ट देखकर पास्ट का वो टाइम याद आता है जब वो माकोतो के साथ एक डिनर डेट पर गया था। तब माकोतो ने फूड की फ़ोटो पोस्ट नहीं की थी, उसे तब ये सब शो ऑफ लगता था। वहीं रात को माकोतो लास्ट ईयर 5 मई को उसके बर्थडे के दिन फोटोज अपने फ़ोन पर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई भी फ़ोटो नहीं मिलती। और अब जब वो मियो से मिली थी तब उसे उसके बर्थडे के 5 मई को ही चिल्ड्रंस डे होने के बारे में पता चलता है। अगले दिन अब शॉप पर एक कस्टमर माकोतो से एक जेमस्टोन का नाम पूछती है, जो कि उसे नहीं पता था, तो रियो उस कस्टमर की हेल्प करती है। बाद में फिर रियो और रेनरी माकोतो को अलग अलग जेमस्टोन्स के बारे में सिखाते हैं और उसे समझ में आ गया था कि एक ज्वेलरी बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, उसे बहुत सी बातों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगली सुबह फिर माकोतो को यूरी का मैसेज आता है, जो कि आज की डेट के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। यूकी उसके पीछे पड़ा हुआ था, इसीलिए माकोतो भी एक बार यूकी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। वो अब एक डेट के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने में और रेडी होने में बिजी हो जाती है। वहीं यूकी माकोतो की पास की फ़ोटो देख रहा था। पास में कई बार यूकी माकोतो के साथ डेट पर गया था। उसे लगता है कि माकोतो पहले की तरह ड्रेसअप होकर डेट पर आएगी, लेकिन वो तो एक कैजुअल आउटफिट पहनकर डेट पर आई थी। फिर भी यूकी के लिए माकोतो आज भी पहले जैसी हेल्पफुल थी। फिर यूकी माकोतो को उन्हीं प्लेसेस पर लेकर जाता है जहाँ पर पास में वो उसके साथ गया था। शायद इस तरीके से वो उसकी मेमोरी वापस लाने की कोशिश कर रहा था। अब इतनी सारी प्लेसेस घूमकर और इतनी एक्टिविटीज़ कर कर माकोतो को काफ़ी अच्छा लगता है, पर उसे पास की कोई बात याद नहीं आती। दोनों फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर यूकी उसे अपने बारे में सारी बातें बताता है कि उसकी फैमिली बहुत ही रिच है। चाइल्डहुड से उसे अपनी लाइफ में ज़रा भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, लेकिन उसे अपनी फैमिली के रियल एस्टेट बिजनेस ज्वाइन नहीं करना था। इसलिए कॉलेज ख़त्म होने से पहले ही उसने अपनी उबर्स मोबाइल ऐप कंपनी बनाई, जो कि आज बहुत ही सक्सेसफुल थी। इतना रिच बैकग्राउंड होने के बाद भी यूकी अपने काम को लेकर इतना इंडिपेंडेंट है, ये देखकर माकोतो को अच्छा लगता है। यूकी फिर माकोतो को एक बहुत ही खूबसूरत प्लेन में लेकर जाता है, जहाँ की लाइटिंग डेकोरेशन माकोतो को काफ़ी अच्छी लगती है। उसकी खुशी देखकर यूकी को उनके पास का डेटिंग टाइम याद आता है। तभी माकोतो किसी खूबसूरत चीज़ को देखकर ऐसे ही खुश हो रही थी। उस टाइम यूकी को माकोतो का हाथ पकड़ने में शर्म आती है, लेकिन आज दोनों इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं कि दोनों ने एक दूसरे के हाथ काफ़ी कंफर्टेबल पकड़े हुए थे। इस दौरान कुछ टाइम के लिए यूकी माकोतो के शोल्डर पर सर रखकर सो भी जाता है। माकोतो भी इस चीज़ से अनकंफर्टेबल नहीं होती। वो समझती है कि यूकी अपने काम से थक चुका होगा, इसीलिए वो उसे थोड़ी देर वैसे ही रेस्ट करने देती है। कुछ देर बाद यूकी माकोतो को लेकर टोक्यो टावर में आता है, जो देखकर माकोतो पास की तरह ही खुश होती है। यूकी भी आज माकोतो के साथ डेट पर आकर काफ़ी खुश था और अब वो उसे डिनर पर ले जाना चाहता था, पर तभी उसे ऑफिस से कॉल आ जाता है। उनके पास के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी और उन्हें यूकी की हेल्प चाहिए थी, तो माकोतो यूकी को ऑफिस चलने के लिए बोलती है और वो उसका वहीं पर वेट करने के लिए रेडी थी।
तब यूकी उसे हक करके उसे कुछ देर वहीं पर वेट करने को बोलकर ऑफिस चला जाता है, क्योंकि आज तो उसे माकोतो के साथ डिनर करना था, भले ही कितनी भी देर हो जाए। दूसरी तरफ कोतारो के फ्लावर शॉप पर मियो आती है चिल्ड्रंस डे के लिए फ्लावर्स लेने, जिस बीच वो माकोतो की बात करती है और बताती है कि माकोतो ने उसे कहा था कि एडल्ट्स का बर्थडे उनके लिए चाइल्डहुड डेज की तरह होता है। अब जाकर यहाँ पर कोतारो को समझ में आया कि उस दिन माकोतो उसे अपने बर्थडे का हिंट दे रही थी, पर उसे याद ही नहीं आया कि आज 5 मई को माकोतो का बर्थडे है। अब वो तुरंत ही उसके बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल करने में लग जाता है। दूसरी तरफ रित्सु उसे कैफे में आता है जहाँ पर काई काम करती थी। वहाँ पर काई उसे माकोतो के बर्थडे के बारे में बताती है। काई को रित्सु माकोतो के लिए बहुत ही लॉयल पर्सन लगता था। वो जानती थी कि रित्सु माकोतो से प्यार करता है, इसलिए वो रित्सु को उसका बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करने की एडवाइस देती है, भले ही उसे उसके लिए माकोतो के वर्क प्लेस पर ही जाना पड़े। रित्सु को भी ये बात सही लगती है। वो नहीं चाहता था कि माकोतो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिर से रिलेशनशिप में आए, इसीलिए वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए ज्वेलरी शॉप में जाता है। पर वहाँ से उसे पता चलता है कि आज तो माकोतो छुट्टी पर है, वो तो आज काम पर ही नहीं आई। रित्सु अब समझ नहीं पाता कि आखिर माकोतो कहाँ गई होगी, क्योंकि काई के मुताबिक तो वो घर पर नहीं थी। वहीं एक फैमिली को देखकर माकोतो अपनी मॉम यूरी को मिस करती है। अब 12 बजने में कुछ ही टाइम बाकी था, पर अब तक किसी ने भी उसे बर्थडे विश नहीं किया था, जिस चीज़ से माकोतो थोड़ी सी अपसेट थी। तभी उसे रित्सु का मैसेज आता है जो उसे उसका लोकेशन पूछ रहा था। तब माकोतो उसे टोक्यो टावर की फ़ोटो भेजती है, जिसके बाद रित्सु उसे ढूंढते हुए टोक्यो टावर की तरफ चला जाता है। इधर कोतारो माकोतो के इंस्टाग्राम पर टोक्यो टावर की फ़ोटो देखता है, जिसके बाद वो भी उससे मिलने के लिए उधर की तरफ जाता है। वहीं यूकी भी अपना काम ख़त्म करके फिर से माकोतो से मिलने टोक्यो टावर की तरफ निकल जाता है। लेकिन सबसे पहले माकोतो से मिलने के लिए कोतारो आता है, जो उसके लिए केक की शेप में फ्लावर बुके लेकर आया था। वो सबसे पहले माकोतो को बर्थडे विश करता है। अब कोतारो यहाँ पर कैंडल लाना भूल गया था, इसीलिए माकोतो सिर्फ कैंडल्स बुझाने की एक्टिंग करती है। तभी टोक्यो टावर की लाइट ऑफ हो जाती है, जैसे कि पूरा जापान माकोतो का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो। ये चीज़ देखकर दोनों को काफ़ी खुशी मिलती है और आज तो कोतारो माकोतो को वो हैंड क्रीम गिफ्ट कर देता है। इधर रित्सु और यूकी वहाँ पर पहुँच तो गए थे, लेकिन उनसे पहले कोतारो को माकोतो के साथ देखकर दोनों काफ़ी जेलस होते हैं और तुरंत ही माकोतो के सामने आ जाते हैं। माकोतो अब उन तीनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाती हैं, पर तीनों लड़कों की आंख में एक दूसरे के लिए काफ़ी जेलसी हमें साफ नज़र आती है। तभी रित्सु को काई का कॉल आता है, जो उसे माकोतो के साथ कैफ़े बुलाती है ताकि वो दोनों अकेले डिनर एंजॉय कर सके। लेकिन अब तो 2 लड़के एक्स्ट्रा आ गए थे, फिर भी रित्सु उन सबको लेकर कैफ़े जाता है। वहाँ पर वो सभी माकोतो का बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। भले ही माकोतो को मेमोरी लॉस हुआ था, फिर भी उसे ये बर्थडे सेलिब्रेशन अपने स्पेशल दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस दौरान जब कोतारो और रित्सु को यूकी के साथ माकोतो की डेट के बारे में पता चलता है, तो तीनों लड़कों की नोकझोंक शुरू हो जाती है। माकोतो को लेकर इन लोगों में अलग ही कंपटीशन चल रहा था। फिर भी रित्सु माकोतो के लिए 2 केक लेकर आता है। उनमें से एक केक उसे चूज करने को बोलता है। तभी अचानक से माकोतो को चाइल्डहुड की एक मेमोरी याद आती है, जहाँ पर एक लेडी उसे कोई चीज़ चूज करने के लिए बोल रही थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।